नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जिसने भारत के एक बहुत खास हिस्से की पहचान को, मतलब बिहार की पहचान को गहराई से गढ़ा है। हमारा विषय है आर्यों का आगमन और प्राचीन बिहार पर उसका क्या असर पड़ा। जी, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारे पास आर्य आगमन और बिहार की पहचान पर आधारित कुछ मुख्य बिंदु हैं और आज की इस बातचीत का, इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि कैसे प्राचीन काल में बिहार, ये क्षेत्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक केंद्र बन गया। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि ये आर्य थे कौन आखिर, मतलब कहां से आए थे? हाँ, ये बुनियादी सवाल है। जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से ये मूल रूप से मध्य एशिया या शायद पूर्वी यूरोप के घास के मैदानों, मतलब स्टेप्स से आई हुई जनजातियां थीं। इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाली। जी हाँ, इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाले कबीले थे और इनका मुख्य पेशा शायद पशुपालन था और जिंदगी ज्यादातर घुमंतू टाइप की थी। अच्छा, तो ये भारत कैसे आया? मतलब कोई हमला था या? नहीं, यहाँ पर बात थोड़ी अलग है। ये कोई एक अचानक हुआ हमला नहीं था, हाँ। बल्कि ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। धीमी प्रक्रिया? हाँ, जो कई चरणों में, कई लहरों में हुई, सदियों तक चली होगी ये। आमतौर पर माना जाता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये पश्चिम से पहाड़ी दर्रों से होते हुए, जैसे खैबर दर्रा है, हाँ। उसके रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप में आए। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले कहाँ बसे ये लोग? शुरुआती ठिकाना इनका उत्तर पश्चिम भारत का इलाका था। उत्तर पश्चिम मतलब पंजाब और उसके आसपास का एरिया? हाँ, जिसे सप्त सिंधु कहा गया है। मतलब सिंधु और उसकी जो 7 सहायक नदियां हैं, उनका क्षेत्र। अच्छा, सप्त सिंधु जी। और हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद जी, वो इसी समय का है? बिल्कुल। ऋग्वेद हमें इसी सप्त सिंधु क्षेत्र के जीवन, उनके समाज, उनके देवताओं के बारे में बताता है। लेकिन जाहिर है वो वहीं रुके तो नहीं रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे वो पूरब की तरफ बढ़े। पूरब की ओर? हाँ, गंगा के मैदानों की तरफ। हाँ, गंगा यमुना का जो उपजाऊ मैदान है, दोआब जिसे कहते हैं, वहाँ उन्होंने बसना शुरू किया और यहीं पर एक बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव? पशुपालन से खेती की तरफ कृषि आधारित समाज बनने लगा। इसके लिए उन्होंने जंगल साफ किए। हाँ, खेती के लिए जमीन चाहिए थी। बिल्कुल। और फिर स्थायी बस्तियां बनने लगी, गांव बसे, फिर धीरे धीरे नगर भी विकसित हुए। हाँ, और यहीं से बिहार का लोल शुरू होता है। हाँ, कह सकते हैं जो बाद के वैदिक ग्रंथ हैं, जैसे खास तौर पर शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, हाँ। उसमें हमें संकेत मिलते हैं कि कैसे आर्य संस्कृति का प्रभाव पूरब की ओर फैलते फैलते बिहार के क्षेत्रों तक, खासकर विदेह यानी आज का जो उत्तरी बिहार है, वहां तक पहुंचा। शतपथ ब्राह्मण में वो एक कहानी है ना, विदेह माधव की, बड़ी मशहूर है। जी हाँ, बिल्कुल, विदेह माधव की कथा। उसमें यही है कि राजा विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ सरस्वती नदी के तट से पूरब चले और उनके आगे आगे अग्नि चल रही थी। हाँ, वैश्वानर अग्नि। कहते हैं कि वो अग्नि जंगलों को जलाती हुई या सुखाती हुई रास्ता बना रही थी। और वो सदानीरा नदी तक पहुंचे, जिसे आज गंडक कहते हैं, पर अग्नि ने उसे पार नहीं किया, ऐसा कुछ। जी, कथा यही कहती है कि अग्नि सदानीरा पर आकर रुक गई या माधव ने उसे पार नहीं किया। अब देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। अच्छा, मतलब इसका कोई गहरा अर्थ है? हाँ, ये प्रतीकात्मक है। ये दिखाती है कि कैसे आर्य लोग पूरब की तरफ बढ़ रहे थे, जंगलों को साफ करके खेती लायक जमीन बना रहे थे, अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। और सदानीरा नदी एक तरह की सीमा बन गई उस वक्त? संभवतः उस समय उनके विस्तार की पूर्वी सीमा रही होगी, ऐसा माना जा सकता है। तो जब ये लोग पूरब की तरफ बढ़े, बिहार के इलाकों में पहुंचे, तो सिर्फ खेती ही नहीं लाए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने साथ वो अपनी भाषा लाए, संस्कृत, अपने धार्मिक रीति रिवाज लाए, जैसे यज्ञ करना, यज्ञ परंपरा, हाँ, और अपनी सामाजिक व्यवस्था भी लाए, वर्ण व्यवस्था। तो क्या वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने ये सब आसानी से अपना लिया? देखिए, ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल रही होगी। ये कोई एक तरफा मामला नहीं था कि बस उन्होंने थोप दिया और सबने मान लिया। अच्छा। समय के साथ स्थानीय समुदायों के साथ उनका मेल जोल हुआ, विचारों का, रिवाजों का आदान प्रदान हुआ होगा। मतलब एक तरह का कल्चरल मिक्सिंग। बिल्कुल, एक सांस्कृतिक मिश्रण हुआ जिससे एक मिलीजुली, एक नई तरह की संस्कृति उभरी होगी। और इसी दौरान बिहार में राज्य भी बनने लगे, बड़े राज्य। जी हाँ,
इसी दौर में बिहार में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ, जैसे उत्तरी बिहार में विदेह राज्य। विदेह, राजा जनक वाला, मिथिला। हाँ, वही, जिसे मिथिला या जनकपुरी भी कहते हैं। ये आर्य संस्कृति और ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। राजा जनक तो दार्शनिक राजा माने जाते हैं। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान होते थे। बिल्कुल, उपनिषदों में जो गहरी दार्शनिक बहसें मिलती हैं, उनमें से कई शायद यहीं विदेह की धरती पर हुई होंगी। माहौल ही ऐसा था वहाँ ज्ञान चर्चा का। वाकई दिलचस्प है, लेकिन असली पावर सेंटर तो कोई और बना ना। हाँ, अगर हम राजनीतिक और सैनिक ताकत की बात करें तो असली शक्ति के रूप में उभरा मगध। मगध आज का दक्षिणी बिहार। जी, और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में मगध को शायद आर्य संस्कृति के मेन स्ट्रीम से थोड़ा बाहर माना जाता था। बाहर मतलब? कुछ पुराने ग्रंथों में उसे कभी कभी अर्ध आर्य या मतलब थोड़ी अलग संस्कृति वाला म्लेच्छ क्षेत्र भी कहा गया है? ये तो बड़ी अजीब बात है। जिसे शुरू में शायद उतना महत्व नहीं दिया गया, वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? ऐसा क्या था मगध में? इसके पीछे कई ठोस कारण थे। एक तो उसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी, गंगा नदी के किनारे, व्यापार और यातायात के लिए बढ़िया। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, पास में छोटा नागपुर के पठार में लोहे के भंडार थे। लोहा, उस जमाने में लोहा मतलब टेक्नोलॉजी में बढ़त। बिल्कुल, बेहतर हथियार, खेती के बेहतर औजार, मतलब मिलिट्री और इकोनॉमिक एज। और तीसरा, गंगा के मैदान की जमीन अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ, तो खेती से खूब आमदनी होती थी, राज्य अमीर था। और शासक, राजा कैसे थे? चौथा कारण वही, यहाँ बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे बहुत ही काबिल और महत्वाकांक्षी राजा हुए। उन्होंने मगध का बहुत विस्तार किया। अच्छा, तो ये सारी चीजें मिल गई, लोकेशन, लोहा, उपजाऊ जमीन और काबिल राजा। जी, इन सब ने मिलकर मगध को प्राचीन भारत की सुपर पावर बना दी एक तरह से। लेकिन मगध की कहानी में एक और एंगल है ना? आपने कहा कि वो शायद मुख्य धारा से थोड़ा अलग था। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा लगता है कि मगध ने उत्तर भारत में जो वैदिक परंपराएं और कर्मकांड स्थापित हो चुके थे, उन्हें आंख बंद करके फॉलो नहीं किया। अच्छा, मतलब वहाँ कुछ अलग सोच भी पनप रही थी। बिल्कुल, शायद वहाँ एक तरह की बौद्धिक आजादी थी। और इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही वो धरती है जहाँ दो बड़े गैर वैदिक कह लीजिए या सुधारवादी आंदोलन कह लीजिए, उनका जन्म हुआ और वो फले फूले। आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात कर रही हैं? जी हाँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही उस समय की स्थापित वैदिक मान्यताओं को, यज्ञ बलि की प्रथाओं को, सामाजिक ऊंच नीच को चुनौती दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार सिर्फ पुरानी परंपराओं को अपनाने वाला या आगे बढ़ाने वाला क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि ये नए विचारों को, वैकल्पिक दर्शनों को जन्म देने वाला, उन्हें पालने पोसने वाला एक फर्टाइल ग्राउंड साबित हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिहार की पहचान का एक बहुत ही अहम और अनूठा पहलू है। ये क्षमता कि आप स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठा सकें, नए रास्ते तलाश सकें। और शायद यही चीज मगध की स्थायी विरासत बन ले। ये दिखाता है कि मगध की मिट्टी में सिर्फ साम्राज्य ही नहीं पनपे, बल्कि विचारों की क्रांति भी हुई। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो आर्यों के आगमन ने बिहार की पहचान को कुल मिलाकर कैसे शेप किया? क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हाँ, देखिए, कुछ मुख्य चीजें साफ दिखती हैं। पहली, बिहार ज्ञान और दर्शन का एक महान केंद्र बना। विदेह में उपनिषद और फिर मगध में बौद्ध और जैन धर्म। जी, और इन विचारों का प्रभाव सिर्फ भारत पर नहीं, पूरे एशिया पर पड़ा। दूसरी, यहाँ शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। मगध इतना ताकतवर हुआ कि इसी ने मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्यों की नींव डाली, जिन्होंने लगभग पूरे भारत पर राज किया। सही है। तीसरा, एक मजबूत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हुई यहाँ। गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन ने इसे संभव बनाया। इससे व्यापार बढ़ा, समृद्धि आई। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, संस्कृतियों का मिश्रण। आर्य संस्कृति और जो पहले से मौजूद स्थानीय संस्कृतियां थीं, उनके मेलजोल से एक बहुत ही समृद्ध और विविध, मतलब एक रिच और डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज बनी, जिसकी झलक आज भी दिखती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आर्यों का आगमन बिहार के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने न सिर्फ यहाँ नई भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक संरचनाएं लाई, बल्कि इसने बिहार को आने वाली कई सदियों के लिए भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक केंद्रों में से एक बना दिया।
इसने बिहार को इतिहास के सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। तो ये थी कहानी आर्यों के आगमन और बिहार की एक खास पहचान के बनने की। जैसा कि उपलब्ध स्रोत हमें बताते हैं, हमने देखा कि कैसे एक समूह का कहीं और से आना, उनका धीरे धीरे फैलना और स्थानीय लोगों के साथ उनका मिलना जुलना एक ऐसे क्षेत्र को जन्म दे सकता है जो ज्ञान का, शक्ति का और नए विचारों का केंद्र बन जाए। वाकई बहुत रोचक है कि इतिहास की अलग अलग परतें मिलकर किसी जगह की पहचान कैसे बनाती हैं। बिहार का ये सफर हमें दिखाता है कि बाहरी प्रभाव और किसी जगह की अपनी अंदरूनी ताकत, उसकी अपनी क्षमता, ये दोनों मिलकर कैसे एक अनोखी और स्थायी विरासत बना सकते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। मगध का उदाहरण हमने देखा, जहां स्थापित वैदिक परंपराओं को चुनौती देने वाले नए विचार जैसे बौद्ध और जैन धर्म पनपे। ये हमें आज क्या सिखाता है? अच्छा सवाल है। क्या स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना और अलग अलग संस्कृतियों का आपस में घुलना मिलना, क्या यह हमेशा समाज की तरक्की और नए विकास के लिए जरूरी होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।